हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए डेफिनिट एरिया और ए स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज, देन इट इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक रीजन या स्पेस होता है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं सराउंडिंग की, तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसको सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है। ये जो बाउंड्री है ये सेपरेट करता है सिस्टम को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से। ठीक है। ये जो बाउंड्री होता है ये रियल और इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है। बाउंड्री जो होता है ये में भी क्या हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है या फिर मूवेबल हो सकता है। ठीक है। अगर बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स होता है सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच both energy and mass crosses the boundaries of the system। ओपन सिस्टम में दोनों एनर्जी और मास क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अगर बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो इसका एग्जांपल होता है एयर कंप्रेसर, बॉयलर, पंप और आईसी इंजन विथ वाल्व। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी इन केटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। ठीक है। और मास नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम के एग्जाम्पल का, तो ऑटोमोबाइल इंजन विदाउट वाल्व जो होता है या फिर टी इन केटल जो होता है, ये क्या होता है? ये एग्जाम्पल होता है क्लोज्ड सिस्टम का। ठीक है। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जो कम्प्लीटली इनक्लोज्ड सिलेंडर जो होता है वो एक एग्जाम्पल होता है किसका? क्लोज्ड सिस्टम का। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। थर्मोफ्लास्क जो होता है वो एग्जाम्पल होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी और ना ही मास क्रॉस कर सकता है बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम को। ठीक है। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का, तो यूनिवर्स हो सकता है। ठीक है। या फिर थर्मोफ्लास्क जो है ये एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The microscopic mode of energy stored in a system includes, then it includes internal energy। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मोड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड जो होता है वो इंक्लूड करता है इंटरनल एनर्जी को। अगर बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक मोड ऑफ एनर्जी का, तो ये इंक्लूड करता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। कौन? तो मैक्रो। ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है। ये इंक्लूड करता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को, वेयर एज इंटरनल एनर्जी को माइक्रोस्कोपिक मोड ऑफ एनर्जी जो होता है वो इंक्लूड करता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, देन इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होता है उसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। मैक्रोस्कोपिक जो होता है ये किसको इंक्लूड करता है? तो काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। और अगर बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को क्या कहा जाता है, तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है किसको, तो इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। कौन, तो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं माइक्रोस्कोपिक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज आर इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होता है ये डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड साइज पे, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके एग्जांपल का, तो टेम्परेचर भी होता है, विस्कोसिटी भी होता है, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है, प्रेशर भी होता है, डेंसिटी भी होता है, ठीक है। और आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी स्पेसिफिक एनर्जी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी जो होता है ये भी आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। आप यहाँ कन्फ्यूज होइएगा कि एंट्रोपी जो होता है ये तो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या तो एनर्जी जो होता है ये तो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फिर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंट्रोपी हो गया या फिर कोई भी एनर्जी जो हो गया उसको अगर हम लोग मास से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये स्पेसिफिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ही एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो डिपेंड करता है किस पे, मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल लेते हैं, वॉल्यूम हो गया, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, और जितने भी फॉर्म होता है एनर्जी का वो सारे, जैसे हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जितने भी एनर्जी का फॉर्म है ये सारे क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन, देन इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वह थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीट एंड वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। यानी हीट और वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, तो पाथ पे डिपेंड करता है। और ये जो होता है हीट और वर्क जो होता है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, देन इट इज हीट। हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डिपेंड करता है किस पे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, ठीक है। और आप ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर्टी जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज करेक्टराइज्ड बाय, देन इट इज करेक्टराइज्ड बाय एन इन्फिनाइटली
स्लो प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, देखते हैं जैसे हम लोग पीवी डायग्राम में। ठीक है, ये आपका प्रोसेस 1 से 2 है। ठीक है, आप कहीं पे भी इसको देखिए, कोई भी पॉइंट पे आप देखिएगा तो ये जब होगा ये हमेशा किस में रहेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो नहीं होता है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन भी नहीं होता है, और एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A series of operations which take place in certain order and restore the initial conditions at the end is known as, then it is known as thermodynamic cycle। ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल में फाइनल स्टेट जो होता है वो आइडेंटिकल होता है किसका, इनिशियल स्टेट का। ठीक है, जैसे देखते हैं पीवी डायग्राम में, ये है 1 प्रोसेस 2 और 3 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, 2 to 3 गया और 3 to 1 गया, तो जो फाइनल स्टेट जो होगा ना वो आइडेंटिकल होगा किसका, इनिशियल स्टेट का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, लिव्स नो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स इन सराउंडिंग। इसका मतलब होता है कि लिव्स नो एनी एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट्स ऑन द रिवर्स्ड पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, यानी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड भी क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 0 होना चाहिए। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान में रखिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो थ्रोटलिंग जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, थ्रोटलिंग में क्या होता है कि वर्क डन जो होता है, ये वर्क डन जो होता है वो 0 होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है ये भी 0 होता है, यानी एडियाबेटिक होता है, और इंथैल्पी जो होता है ये क्या होता है, थ्रोटलिंग में कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस एंथैल्पी रिमेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी एंथैल्पी जो होगा ये सेम होगा, कांस्टेंट होगा, किसमें, थ्रोटलिंग प्रोसेस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी पी वी इक्वल टू, अगर हम लोग आर टी में देखते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी पी वन वी वन बराबर होगा पी टू वी टू का। ठीक है, यानी पी वन बाय पी टू बराबर होगा वी टू बाय वी वन का। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स लॉ स्टेट्स, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी पी वी इक्वल टू आर टी में अगर देखते हैं प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का होगा, यानी वी वन बाय वी टू बराबर होगा
T1/T2 का, ठीक है। यानी V1/T1 जो होगा वो बराबर होगा V2/T2 का, ठीक है। यानी ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गेल-लुसिक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। गेल-लुसिक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। कब? जब वॉल्यूम क्या होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, पहला ऑप्शन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द गैस कांस्टेंट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन आइडियल गैस इज कांस्टेंट। ये क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में क्या होता है? ये गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। ये किसका होता है? तो ये जो होता है ये डाल्टन्स लॉ है। क्या है ये डाल्टन्स लॉ होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ द डेंसिटी ऑफ एनी टू गैसेस इज देयर मॉलिक्यूलर मासेस इफ द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि पी वी इक्वल टू होता है MRT, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को ओ साइड भेजते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। यानी हम लिख सकते हैं P बराबर डेंसिटी, और ये जो गैस कांस्टेंट R जो होता है ये क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। यानी R/m लिख सकते हैं इनटू टेम्परेचर हो गया। ये मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग ये साइड लेते आते हैं तो लिख सकते हैं PM बराबर ρRT। यानी एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डेंसिटी किसका प्रोपोर्शनल होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन PV बराबर MRT इज इसेंशियली वैलिड फॉर। तो PV इक्वल टू MRT जो होता है ये वैलिड फॉर होता है परफेक्ट गैस, ठीक है। हम लोग देखते हैं इससे क्या होता है। PV इक्वल टू MRT, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर वॉल्यूम को हम लोग ओ साइड लेके जाते हैं तो P बराबर लिख सकते हैं हम लोग M/V/RT, ठीक है। नहीं, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? तो ये डेंसिटी होता है, ठीक है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गैसेस PV इक्वल टू NRT, आर के ऊपर बार है, ठीक है, होल्ड्स गुड फॉर देन इट इज आइडियल गैसेस, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग PV इक्वल टू MRT का, ठीक है, तो ये जो गैस कांस्टेंट R होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। और हम लोग इसको लिख सकते हैं PV इक्वल टू M/R/M इंटू T, ठीक है। और PV इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं NRT, ठीक है। ये जो N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ये मास ऑफ द गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड।
हम लोग क्या जानते हैं, गैस कांस्टेंट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट। तो गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ जूल में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 287 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, अगर बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू का तो ये होता है 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर गिब्स फेज रूल। तो गिब्स फेज रूल के द्वारा क्या होता है, इक्वेशन जो होता है वो होता है P+F = C+2। P क्या होता है, नंबर ऑफ फेज होता है, F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, C क्या होता है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है, और क्रिटिकल पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एज पर गिब्स फेज रूल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और गिब्स फेज रूल क्या कहता है, P+F बराबर होता है C+2। यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितना है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस है, यानी 3 हो गया, प्लस F इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना होता है प्योर सब्सटेंस का, तो 1+2, यानी F जो होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स डेट। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट्स करता है कि व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ विच प्रोवाइड्स द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज, देन इट इज जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको जूल्स लॉ भी कहा जाता है, और इसको क्वांटिटी लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है और क्वालिटेटिव लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये डिफाइन करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्राउट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन, देन इट विल बी टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज्ड इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो यूज होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज्ड इन ए कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर इज, देन इट विल बी वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज होता है वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज, देन इट इज रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज होता है
वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज्ड इन ए थर्मोकपल इज। थर्मोकपल में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज होता है वो होता है वोल्टेज और एएमएफ। ठीक है, थर्मोकपल्स को जनरली यूज किया जाता है मेजर करने के लिए टेम्परेचर अप टू कितना, तो आप ध्यान में रखिएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ अ थर्मोकपल द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट शुड भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव्स सेम रीडिंग इज। कितना होता है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है डिग्री सेंटीग्रेड बाय 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। आप इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन है। ठीक है, चेक करते हैं। अगर 0 रखते हैं तो 0/5 0 हो गया, और 0 माइनस 32/9 दोनों LHS और RHS सेम नहीं हो रहा है। 40 रखते हैं तो इधर 8 हो रहा है LHS में, और इधर 8/9 सेम नहीं हो रहा है। माइनस 40 रखते हैं तो इधर माइनस 8 हो रहा है, और इधर माइनस 40 और माइनस 32 माइनस 22/9 कितना हो गया, -8, यानी ये बराबर हो गया। तो कितना टेम्परेचर पे, तो -40 डिग्री पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो टेम्परेचर ऑफ ए गैस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किसके वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। CRMS क्या होता है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है ये होता है 3RT/m। ठीक है, m क्या होता है, तो मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम्स डेट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एज्यूम किया जाता है कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर हम लोग देखते हैं CRMS इक्वल टू क्या होता है, √3RT/m होता है एट एब्सोल्यूट जीरो। यानी टेम्परेचर अगर जीरो है तो CRMS भी क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगा ये भी जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो रिड्यूसेस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, इसमें मास जो होता है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है। कौन करता है, तो एनर्जी कर सकता है। ठीक है, यानी पहला जो होगा वो होगा हीट एंड वर्क। क्लोज्ड सिस्टम जो होगा वो हीट एंड वर्क इंटरेक्ट होगा इसमें। ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें दोनों मास भी और एनर्जी भी बाउंड्री को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, यानी ओपन सिस्टम जो होगा हीट मास एंड वर्क तीनों जो होता है वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तीसरा हो रहा है पंप। पंप जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, स्टैटिक प्रेशर को। ठीक है, यानी तीसरा का ए। टरबाइन जो हो गया, टरबाइन क्या करता है, डिलीवर करता है वर्क को। टरबाइन जो होता है डिलीवर करता है वर्क को। और नोजल जो होता है वो इंक्रीज करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। यानी पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर इज। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर कैसा होगा, तो हम लोग जानते हैं PV = MRT होता है। ठीक है, P बराबर हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, यानी
प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फंक्शन होगा किसका, डेंसिटी और टेम्परेचर का, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, देन इट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी जो होता है उसको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, इंथैल्पी जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो किलो जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, देन इट इज नोन एज इंथैल्पी। टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज इंथैल्पी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट। चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, डेल एच इक्वल टू होता है एम सी पी डेल टी। ठीक है, यानी चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम जो होता है इज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है ये होता है 1.01325 बार। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक बार इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, यानी इसको वो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁵ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 101,325 क्या हो जाएगा, पास्कल में हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमको किलो पास्कल में करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको मेगा पास्कल में करना है तो 10⁶ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं और 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं 1 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टोर, यानी 760 mm ऑफ मरकरी क्या हो गया, 760 टोर हो गया। ठीक है, आप सारा वैल्यू को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर ड्रॉज 10 एम्पियर करंट। ठीक है, इट ऑपरेट्स फॉर 10 मिनट इन ए रिजिड वॉल्यूम, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द एयर इन द वॉल्यूम। हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू होता है VIT। ठीक है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और टाइम हो गया। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। हमको कितना में करना है, तो सेकेंड में करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 12 6 72 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 1 2 3 4, इतना जूल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 720 किलो जूल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका होता है, तो सॉलिड का होता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड is heated at constant pressure, its volume becomes 3 times। ठीक है, the temperature of gas then will be क्या होगा। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 300 केल्विन। ठीक है, 273 इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर,
प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, यानी हम लोग लिख सकते हैं V1 बाय V2 बराबर होगा T1 बाय T2। अगर T2 निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि T2 इक्वल टू होगा V2 बाय V1 इंटू T1। ठीक है, अब बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो बिकम्स 3 टाइम्स, यानी V2 जो होगा वो 3V1 का होगा। ठीक है, बाय V1 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T1 जो है वो 300 केल्विन दिया हुआ है, V1 कैंसिल, यानी 900 केल्विन हो गया। ठीक है, हमको यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 900 केल्विन में 273 माइनस करेंगे, कितना होगा 7, 9 में 7 गया 2, 8 में 2 गया 6, यानी 627 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आइसोपिएस्टिक प्रोसेस, द आइसोपिएस्टिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और प्रेशर जो कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ में होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये चार्ल्स लॉ में होता है। ठीक है, और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो आइसोबारिक या फिर आइसोपिएस्टिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होता है वो आइसोमेट्रिक प्रोसेस होता है। किस लॉ में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, गेल-लुसेक लॉ में होता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम को ही हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है इसको, और आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस इज, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी नो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंट्रोल वॉल्यूम इज, ए कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है वो एक फिक्स्ड रीजन इन स्पेस होता है जहाँ पे मास, हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ डेट रीजन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है mCv del T। ठीक है, और इंथैल्पी की अगर बात करते हैं तो इंथैल्पी क्या होता है, तो इंथैल्पी होता है mCp del T, यानी इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का, और इंथैल्पी भी जो होता है वो भी आपका फंक्शन होता है किसका, तो टेम्परेचर का। ठीक है, यानी द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज 0 इफ़, क्या कांस्टेंट रहने पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा वो 0 होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है mCv del T। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, यानी अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर अगर 0 हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, यानी करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम डेट इज एब्सोल्यूट 0 प्रेशर कैन बी अटेंडेड, तो ये होता है ए टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को 0 केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, कैसे, तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं कितना, 273.16। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन PV to the power n is equal to constant if n is infinitely large the process is termed as, तो यहाँ बोल रहा है कि PV to the power n is equal to क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर n का वैल्यू हम लोग अगर 0 लेते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है।
प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं हम लोग, आइसोपिस्टिक या फिर आइसोबारिक कहते हैं। ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो गया, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी ये हो जाएगा आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 1.4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो 0 होता है। अगर n का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बिना आंसर देखे। डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना ऐड करते हैं, 273.15 को ऐड करते हैं, यानी 1 + 273.15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 274.15 केल्विन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।